राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की 54वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अमरावती जिले के गुरुकुंज मोजरी को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। साथ ही गुरुकुंज मोजरी में विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। मोजरी में भी बड़ी संख्या में गुरुदेव भक्त दाखिल बड़ी संख्या में गुरुदेव भक्तों के दाखिल होने के साथ ही पैदल दिंडियों का भी आगमन शुरू हो गया है। ताल मृदुंग की धुन पर नाचते गाते गुरुदेव भक्त राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। शुक्रवार दोपहर 4:58 पर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज को सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। देश विदेश से भी कई भक्त गुरुदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए मोजरी आए हैं। सभी गुरुदेव भक्तों के लिए गुरुकुंज मोजरी में विशेष व्यवस्था की गई है। पूरा परिसर भक्तिमय रंग में रंग चुका है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के समाधि स्थल को आकर्षक रोशनाई से सजाया गया है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचा 54वा पुण्यतिथी महोत्सव, तसं राष्ट्रसंतांचं निर्वाण 11 ऑक्टोबर 1968ला झालं. पण तिथीप्रमाणे आज गुरुकुंज आश्रमच्या परिसरामध्ये लाखो लोकांचा समुदाय आणि तो सर्व मोठ्या प्रमाणात विदर्भातल्या, महाराष्ट्रातल्या आणि भारतातल्या कानाकोपऱ्यातून आलेला मोठा जनसमुदाय या ठिकाणी राष्ट्रसंतांना श्रद्धांजली वाहणार आहे. माझं गाव हे समृद्ध कसं होईल, गाव हा विश्वाचा नकाशा, गावावरून देशाची परीक्षा, गाव भंगता येईल अवदसा देशा माझी. आज गाव भंगताना दिसतात ते जाती आणि धर्मव्यवस्थेच्या नावाने. इथे शेतकऱ्यांच्या ना जो हे मिळाला पाहिजे सन्मान, तो या ठिकाणी मिळत नाही. श्रमिकांना सन्मान नाही. तर आज आपण संकल्प करूया की या सगळ्या समुदायाच्या माध्यमातून गावाला समृद्ध कसं करता येईल. एक एक गाव जर समृद्ध झालं तर हा देश समृद्ध होईल आणि अशा समृद्ध देशाचे आपण भारतीय नागरिक खऱ्या अर्थानं कृषी संस्कृतीचे जनक आहोत, कृषी संस्कृतीचे पाईक आहोत आणि या शेतकऱ्यांच्या आणि सगळ्या श्रमिकांच्या भल्यासाठी आज संकल्प करूया. आणि तो संकल्प फक्त बोलण्याने नाही तर कृतीतून अंमलात आणण्याचा आणि पुढच्या वर्षीपर्यंत एक असा तुम्ही संकल्प करून एक प्रयोग करा कि गावच्या गावापेशी आदर्श करता है। अमरावती नागपुर हाईवे पर यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की 54वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुकुंज मोजरी में आयोजित कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने अमरावती नागपुर राजमार्ग पर यातायात को डायवर्ट करने का निर्णय लिया है। इसमें अमरावती से नागपुर जाने वाले ट्रैफिक को मोर्शी के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा और नागपुर से अमरावती जाने वाले ट्रैफिक को तिवसा कुरहा मार्ग पर डायवर्ट किया जाए। अमरावती जिले के गुरुकुंज मोजरी में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की 54वीं पुण्यतिथि महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए अनेक गुरुदेव भक्त गुरुकुंज मोजरी में दाखिल हो रहे हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग पैदल वारी कर राष्ट्र संत के समाधि स्थल का दर्शन करने पहुंचते हैं। इस दौरान सभी की सुविधा के लिए अमरावती नागपुर महामार्ग पर यातायात को डायवर्ट किया गया है। अमरावती से नागपुर की ओर जाने वाले ट्रैफिक को मोर्शी मार्ग पर डायवर्ट किया गया है, तो वहीं नागपुर से अमरावती की ओर जाने वाले ट्रैफिक को तिवसा कुरहा मार्ग पर मोड़ दिया गया है। हालांकि एसटी बस के मार्ग में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। शुक्रवार के शाम 6 बजे तक महामार्ग पर यातायात में बदलाव किया गया है। गुरुकुंज मोजरी में इस बार राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के पुण्यतिथि पर भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में विदेश से भी गुरुदेव के भक्त शामिल होने पहुंचे हैं। अलग अलग देश से बड़ी संख्या में गुरुदेव के भक्त आए हैं। आदर्श जीवन शैली का पाठ पढ़ाने के साथ ही सभी धर्मों के बीच समानता सिखाने वाले राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की 54वीं पुण्यतिथि पर इस बार विशेष आयोजन किया गया है। पिछले 2 साल कोरोना संकट की वजह से पुण्यतिथि महोत्सव पर कोई आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन इस बार पुण्यतिथि महोत्सव पर गुरुकुंज मोजरी में बड़ी संख्या में गुरुदेव भक्त आए हैं। इनमें विदेशी भक्त भी शामिल है। शुक्रवार को 6 से अधिक देशों के आए 25 गुरुदेव भक्तों ने सामुदायिक ध्यान में भाग लिया और महासमाधि के दर्शन किए। गुरुदेव के ये भक्त तुकडोजी महाराज की ग्राम गीता और उनके साहित्य का विदेशों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
नहीं बाईट नहीं घ्यायचं. अमरावती जिले के दरियापुर तहसील में पगडंडी मार्ग पर पुल बनाने के लिए पिछले काफी समय से किसान मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक पुल नहीं बनने से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे अब किसानों ने जन आंदोलन के लिए गिरधर राव बोरखड़े के नेतृत्व में शेतकरी संघर्ष समिति गठित. अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के तोंगलाबाद सौंदली क्षेत्र में काली भूमि के रूप में प्रसिद्ध 600 एकड़ भूभाग में खेती के काम से आने जाने के लिए किसानों को पगडंडी से होकर जाना पड़ता है, लेकिन इस मार्ग पर एक नाले की वजह से हर साल किसानों को बरसात के मौसम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. सामदा सौंदली बांध का पानी इस नाले में छोड़े जाने से यह पानी का बहाव काफी अधिक रहता है, जिससे किसान अपने खेत तक नहीं पहुंच पाते और उनकी फसल खराब हो जाती है, जिससे करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है. इस समस्या से परेशान किसान पिछले काफी समय से इस रास्ते में नाले पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और जनप्रतिनिधियों ने इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर दिया है, जिससे अब किसान एकजुट हो गए हैं और एक जन आंदोलन करने की तैयारी में है. इसके लिए किसानों ने एक समिति भी गठित की है. आज पूजा जर काम नाही केलं तर क्षेत्र तिथं आम्ही मागं हटणार नाही. आम्ही मागं हटणार, आम्ही झोडून बसू. एक वेळा दोन वेळा नाही झोडून टाकलं, हिसकावून घेऊ. हिसकावून घेण्याची ताकद आमच्यात आहे. आम्ही सगळे असे ग्रामपंचायतचे ठराव घेऊ, ते आमच्या फाईलला जाऊ. पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिनें करवा चौथ का व्रत परंपरानुसार करती है. अमरावती के सांसद नवनीत राणा अपनी व्यस्त जीवन शैली के बावजूद सभी त्योहारों को पूरी श्रद्धा और विधि विधान के अनुसार करती है. करवा चौथ पर भी उन्होंने अपने पति विधायक रवि राणा के लिए निर्जला व्रत किया था. रात में चांद निकलने पर सांसद राणा ने चांद का दीदार करने के बाद अपना व्रत छोड़ा. यूं तो इस व्रत में महिलाएं अपने पति के हाथों ही पानी पीकर व्रत छोड़ती है, लेकिन विधायक रवि राणा के मुंबई में होने की वजह से सांसद नवनीत राणा ने वीडियो कॉल कर अपने पति को देखने के बाद ही व्रत छोड़ा. बाबा रिकॉर्डिंग है. अभी आपको यहाँ से मैं ऐसे कुंकू लगा देती आपको. हाँ, यहाँ से ठीक है. हाँ, चलो भगवान की पूजा हो गई मेरी, है ना. हाँ, पी लो. पति दियो क्यों. पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिनें करवा चौथ का व्रत परंपरानुसार करती है. अमरावती के सांसद नवनीत राणा अपनी व्यस्त जीवन शैली के बावजूद सभी त्योहारों को पूरी श्रद्धा और विधि विधान के अनुसार करती है. करवा चौथ पर भी उन्होंने अपने पति विधायक रवि राणा के लिए निर्जला व्रत किया था. रात में चांद निकलने पर सांसद राणा ने चांद का दीदार करने के बाद अपना व्रत छोड़ा. यूं तो इस व्रत में महिलाएं अपने पति के हाथों ही पानी पीकर व्रत छोड़ती है, लेकिन विधायक रवि राणा के मुंबई में होने की वजह से सांसद नवनीत राणा ने वीडियो कॉल कर अपने पति को देखने के बाद ही व्रत छोड़ा. बाबा रिकॉर्डिंग है. अभी आपको यहाँ से मैं ऐसे कुंकू लगा देती आपको. हाँ, यहाँ से ठीक है. हाँ, चलो भगवान की पूजा हो गई मेरी, है ना. हाँ, पी लो.
पति दियो पीऊं? सांसद नवनीत राणा ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे के दशहरा सम्मेलन के भाषण पर निशाना साधा है। नवनीत राणा ने कहा कि हम जानते हैं कि युवती को किसने धोखा दिया, इसलिए मुझे नहीं लगता की उद्धव ठाकरे ने वास्तविक शपथ. मला असं वाटते त्यांना पहिला हा प्रश्न विचारा की जे बाळासाहेब ठाकरे खुले मैदानात ओपन स्टेजवर जे म्हणत होते, ज्या दिवशी माझी अलायन्स जर करायची वेळ काँग्रेस सोबत आली तर मी माझी दुकान बंद करन, पहिले उद्धव ठाकरेजींनी त्याचं उत्तर दिलं पाहिजे आणि दुसऱ्यांना गद्दार बोलणं सुरू केलं पाहिजे. गद्दारी कोणी केली हे आम्हालाही माहित आहे. जर अमित भाईची जबान वेगळी असती आणि त्याने दुसरा काम केलं असतं तर मी समजू शकते. नितीश जे कुमार आहे त्यांना कमी मत असताना, सीट कमी असताना त्यांना मुख्यमंत्री बनवलं होतं दादा. अंधेरी उपचुनाव को लेकर भी नवनीत राणा ने टिप्पणी की. लोगों को पार्टी की क्षमता के आधार पर वोट देना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर अपने क्षेत्र का विकास करना है तो जो राज्य और केंद्र में सत्ता में है उन्हें चुनना चाहिए. त्या पार्टीचे आणि कार्यकर्त्यांची क्षमता पाहून त्यांना मदत केली पाहिजे, कारण राज्य आणि क्षेत्राचा जर विकास करायचा आहे तर राज्यामध्ये आणि केंद्रामध्ये ज्यांची सत्ता आहे त्यांच्या बरोबरी उभं राहून आपले लोकांच्या, आपल्या क्षेत्राचा विकास आपण करू शकतो. आणि जर दम पाहायचा आहे ठाकरेजींनी, जे ते भाषणं देत आहे, जे बोलतात आहे की गद्दार आहे, गद्दारी तर मला वाटते उद्धव ठाकरेजींनी बीजेपी सोबत केली, देवेंद्र फडणवीसजींसोबत केली, देशाचे पंतप्रधान जे त्या सत्तेमध्ये होते त्यांच्यासोबत केली. आणि अमित भाईचं नाव घेतात की त्यांनी गद्दारी केली. अमित भाई गद्दार नाही, अमित भाई गद्दारांना संपून देणारा नाव आहे. तर मला वाटते गद्दारी जर कोणी केली असेल तर उद्धव ठाकरेजींनी केली आहे. नक्सलवादी संगठन सीपीआईएम से संबंध को लेकर जेल में सजा काट रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर साई बाबा को अदालत से बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने साई बाबा को बरी कर दिया है. अदालत ने इसी के साथ 5 अन्य को भी बरी किया है. प्रतिबंधित नक्सलवादी संगठन सीपीआईएम से संबंध को लेकर हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर साई बाबा समेत 5 लोगों को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इसमें एक पत्रकार और एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र भी शामिल था. प्रोफेसर जीएन साई बाबा बतौर सामाजिक कार्यकर्ता रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम की एक संस्था से भी जुड़े हुए हैं. वे रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट के उपसचिव भी रह चुके हैं. रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट पिछले कई महीनों से नक्सलवादियों से संबंधों के लिए खुफिया एजेंसियों के निशाने पर था. नक्सलवादियों से संबंध होने के मामले में 2017 में गढ़चिरौली की जिला अदालत ने सभी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. तभी से ये सभी नागपुर के सेंट्रल जेल में बंद है. जिला अदालत के निर्णय के विरोध में बाबा सहित सभी आरोपियों ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी, जिसमें सभी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए बरी करने की मांग की थी. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने गढ़चिरौली जिला न्यायालय का फैसला पलटते हुए बड़ी राहत दी है. उच्च न्यायालय ने साई बाबा को बरी कर दिया है. जस्टिस रोहित देव और जस्टिस अनिल पानसरे की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश दिया. अदालत ने इसी के साथ 5 अन्य को भी बरी कर दिया है. इसी के साथ सभी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. वैसे 5 आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है. वादियों से संबंध के चलते जेएनयू के प्रोफेसर जीएन साई बाबा को आज हाई कोर्ट ने बरी करने के आदेश जारी किए हैं. क्या कुछ ये पूरा मामला था? उनके वकील हमारे साथ हैं. सर, क्या कुछ पूरा मामला था? कब ये मामला शुरू होता है? इसमें कुल कितने रुपये थे? क्या जानकारी? ये 2013 में केस लगा था और आरोपी क्रमांक 1 से 5 लोगों को इसमें अरेस्ट किया था. उसके बाद फिर अगले 2014 में जीएन साई बाबा को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था. और ये स्टेट अगेंस्ट वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट था, जिसमें कोर्ट ने ये कंसीडर किया है कि इनके अगेंस्ट में कोई मटेरियल नहीं मिला गया है. और जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ था इस केस में वो इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन था और उसको देखते हुए कोर्ट ने आज सभी आरोपियों को एक्विट किया है. इसमें जो आरोपी था उसकी मौत हो गई है और उसमें कितने आरोपी थे जिनको छोड़ने की बात की गई? इसमें कुल मिला के 6 आरोपी थे, जिसमें से एक आरोपी क्रमांक 2 जिसका नाम है पांडू पोरा नरोटे, जो रहने वाला गढ़चिरौली मुरेवाड़ा का है. उसकी डेथ हो गई है 25 अगस्त 2022 में. H1N1 वायरस से कहते हैं कि स्वाइन फ्लू है, बट स्वाइन फ्लू तो खैर फैलने वाली बीमारी है. और वो जब जेल में था, अंडा बैरक में था, तो वो तो मतलब ऐसा था कि बाकी लोगों को भी हो सकता था. बट
पता नहीं वो कैसे हुआ, और जेल प्रशासन ने भी समय रहते उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया, और 1 हफ्ते में उसको शिफ्ट किया जीएमसी, और नेक्स्ट वीक में वो उसकी डेथ हो गई। ऐसे कौन थे टेक्निकल ग्राउंड थे जिनके बेसिस पे आज जो है ये निर्णय हुआ है? देखिए, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो पूरी की पूरी इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है। जैसा कि आप मतलब मैंने बताया हूँ कि जो एफआईआर जो दर्ज हुआ था और जो इनका अरेस्ट दिखाया गया है, अरेस्ट ही डाउटफुल था। जैसा दूसरा चीज़ साईं बाबा को लेके है कि जो सीज़र किया है साईं बाबा के घर से, वो सीज़र इम्प्रॉपर है, पंच प्रॉपर नहीं है, सैंक्शन प्रॉपर नहीं है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसके ऊपर कोर्ट ने आज बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है, और कोर्ट ने बहुत ही बखूबी उस चीज़ को पॉइंट्स को कंसिडर किया है, और हम उस जजमेंट को वेलकम करते हैं। जीएन साईं बाबा ने इससे पहले भी जो जेल में थे, जेल की गतिविधियों के बारे में बताया था, क्या कुछ इम्प्रॉपर था, क्या कुछ इस कहना था, क्या कुछ बात हुई थी आपसे, क्या जानकारी? देखिए, मैं पिछले 2017 मतलब पिछले 5 साल से मैं मुलाकात डालता हूँ जीएन साईं बाबा की हफ्ते में 1 दिन, और मैं हमेशा उनसे मिलता रहता हूँ। मैं देखा हूँ कि उनकी तकलीफ़ कितनी है उनको, क्योंकि वो 90% डिसेबल है, तो वो बिना किसी हेल्पर के मूवमेंट नहीं कर सकते। उस मामले में उनको जो चीज़ चाहिए रहती वो कभी मिलती नहीं है, और जब मिलती है तो वो टाइम पर नहीं मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको उन्होंने फेस किया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि अब हम मतलब ऐसे ह्यूमन राइट्स हमने उनको यहाँ से निकाला है, और हमको भी अच्छा लगता है कि अब उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। किस तरह से देखते हैं इस पूरे फैसले को, और भीमा कोरबे गांव का जो मामला है, क्या वो मामला इस निर्णय के बाद इफेक्ट होगा क्या? इस मामले का भीमा कोरे गांव से कोई इफ़ेक्ट तो नहीं होना चाहिए, बट ये जजमेंट जिस हिसाब से हिस्टोरिक जजमेंट है, तो ये जजमेंट भीमा कोरे गांव और ऐसे बहुत से केसेस में काम आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिलेटेड करता है। कब तक बाहर आने की उम्मीद है उनकी साईं बाबा और पूरे सभी लोगों की उम्मीद है, मतलब बाहर आने की उम्मीद कल तक के शायद वो आ जाए। उनके अधिवक्ताओं ने इस पूरे मामले पर खुशी जाहिर की है, साथ ही जो सरकारी पक्ष है वो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता है कि नहीं। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ में करण ठाकुर, यूसीएन न्यूज़, नागपुर। अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के छत्रपति हॉल में जिले की 7 पंचायत समितियों के सभापति पद के लिए ड्रॉ निकाला गया। जिले के 7 में से 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने से जिला परिषद के साथ ही अब जिला समिति में भी महिला राज हो। अकोला जिले के अकोट, अकोला, बालापुर, बारशिटाकली, पातुर, तेल्हारा और मूर्तिजापुर की 7 पंचायत समितियों का 2.5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसलिए अगले 2.5 साल के लिए सभापति और उपसभापति पद के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के छत्रपति सभागार में ड्रॉ निकाला गया। इसमें 7 में से 5 पंचायत समिति के सभापति पद अलग अलग प्रवर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 1-1 और सर्वसाधारण प्रवर्ग की महिलाओं के लिए 2 सभापति पद आरक्षित किए गए हैं। शेष 2 पंचायत समितियों में अनुसूचित जाति एवं सर्वसाधारण प्रवर्ग के लिए 1-1 सभापति पद आरक्षित है। इस अवसर पर जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा, निवासी उप जिलाधिकारी सदाशिव शेलार, ग्राम पंचायत चुनाव विभाग के प्रमोद चिरसाट सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। भारी बारिश से हुए फसल नुकसान का मुआवजा देने की मांग को लेकर अकोला के मूर्तिजापुर तहसील के किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अर्धनग्न आंदोलन। शुक्रवार को अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील के किसानों ने अर्धनग्न आंदोलन किया। पिछले 4 दिनों में मूर्तिजापुर तहसील के राजनापुर, खिनखिनी, माना इलाके में भारी बारिश हुई है, जिससे सोयाबीन की तैयार फसल पूरी बर्बाद हो गई है। किसानों ने भारी बारिश से सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार से फसल बीमा तुरंत देने की मांग की है। इस दौरान अकोला के जिलाधिकारी कार्यालय में किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। अकोली, धामोली, कारली, कुरुम, माटोळा, वडगाव, चिचखेड या गावाच्या क्षेत्रामध्ये गेल्या 2 दिवसापासून एवढा धोधोदार मुसळधार पाऊस पडला आणि ढगफुटी झाली। त्या ढगफुटीमुळे आमच्या कास्तकारांचे सोयाबीन पूर्णपणे पाण्यात गेलं। आज सोयाबीनाची कापणी तयार आहे, सोयाबीनसाठी कापणी तयार होतं, कापणीसाठी सोयाबीन तयार असून ते कापणीसाठी आम्ही जाऊ शकत नाही। टोंगड्या आमच्या वावरामध्ये पाणी आहे आणि त्या पाण्याच्या अभावामुळे आमचं थ्रेचर जात नाही, मळणी यंत्र जात नाही, ट्रॅक्टर जात नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही शासनाला विनंती करू इच्छितो की या
या दुष्काळी परिस्थितीमध्ये आज ओला दुष्काळ आम्ही जाहीर करण्यासाठी 2 महिन्याच्या आधी निवेदन दिलं होतं माननीय उपविभाग अधिकारी मूर्तिजापूरला. त्यांनी आमची कोणतीच दखल घेतली नाही आणि दुसऱ्यांदा आम्ही आलो मूर्तिजापूरला, तिथे आमची कोणतीच दखल घेतली गेली नाही. आमचं मागणी एकच आहे का आमच्या वावरामध्ये टोंगळ्या पाणी आहे, त्या टोंगळ्या पाण्यातून आम्ही सोयाबीन कसं सोंगावं. आमची तूर गेली, आमचं सोयाबीन गेलं, आमच्या कपाशीच्या बोंड्या सडल्या. मग आम्ही शेतकऱ्यांना करावं तर काय करावं. मायबाप सरकार आहे. त्यामुळे सरकार मायबापला आम्हाला विनंती आहे की लवकरात लवकर आमच्या गावाच्या क्षेत्रामध्ये कुरुम, जामठी आणि माना या तिन्ही मंडळाचा सर्वे करून आम्हाला पूर्णपणे नुकसान भरपाई सरसकट मिळाली पाहिजे. आणि आम्हाला विमा आमच्या सर्कलच कापलेले आहेत मूर्तिजापूर तालुक्यातले. आमचा कोणीच लोकप्रतिनिधी नाही आणि आमच्या करावर वेळ येऊ नये अशी सरकारला आम्ही विनंती करतो. आणि सरकारला एकच विनंती करतो की लवकरात लवकर आमचे नुकसान भरपाई द्यावी आणि 100% विमा द्यावा आणि सरसकट नुकसान भरपाई द्यावी अशी आम्ही सरकारतर्फे मागणी करतो. पातुर तहसील के शिकापुर में एक शराबी पति ने नशे की हालत में कुल्हाड़ी से वार कर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. पातुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. पातुर थाना अंतर्गत आने वाले शेखापुर में शराब पीने के बाद पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या की घटना सामने आने के बाद तहसील में हड़कंप मच गया है. आरोपी पति का नाम गोपीचंद चौहान है तो वही मृतक पत्नी का नाम संगीता गोपीचंद चौहान है. संगीता की शादी 7 साल पहले गोपीचंद चौहान से हुई थी. उनके बीच हमेशा मामूली कारणों से बहस होती रहती थी. गोपीचंद शराब का आदी था और नशे में धुत होकर अपनी पत्नी को पीटता था. पातुर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज अमरावती.